नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम को, टेट, एस्टेट और अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री बुक को कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इसके साथ ही साथ आप टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एस्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अन्य किसी एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक के फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये क्लास पहुंच सके। बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो लोग भी जुड़ सकें। और जितने मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार है, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। तो आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक के फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और वहां से आपके सीटेट के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न या किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है और चीज़ों को ध्यान पूर्वक सुनते चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कब, कहाँ और कैसे। तो ये पहला चैप्टर है और आज इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से जो प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में या फिर कहें या स्टेट के एग्जाम में जो प्रश्न बन रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर आपका है, जो पहला चैप्टर है वो है कब, कहाँ और कैसे। चलिए, तो यहाँ से इस चैप्टर में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उन सारी चीज़ों को मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है, ताकि चीज़ों को पढ़ने में, समझने में आपको असुविधा ना हो और चीज़ें आसानी से आप देख सकें। ठीक है, तो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जैसे आज के समय में हमको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम रेडियो सुन सकते हैं। आज के समय में अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो हम रेडियो से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अखबार देख सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं को, किताबों को पढ़ सकते हैं। उनके माध्यम से हमें आज के समय में जो चीज़ें घट रही हैं या फिर कुछ समय पहले जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर हमें कल के विषय में, परसों के विषय में, 2-4-10 दिन और पहले के विषय में या फिर 2-4-5 साल पहले के विषय में, 10 साल पहले के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम मोबाइल से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हज़ारों साल पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे, उसी के संदर्भ में यहाँ पर आपको चीज़ों को बताया जा रहा है कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मानव किस प्रकार से रहता था। ठीक है, उसके जीवन के बारे में अगर हमें जानना हो तो कैसे हमको जानकारी होगी, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आप देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे लोग क्या खाते थे, हजारों साल पहले जो मानव थे तो वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक थे या फिर शासक वर्ग, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, इन सब के विषय में हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। हजारों साल पहले जो मानव थे वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, किस तरीके का व्यापार करते थे। वो लोग कृषक थे कि पशुपालक थे कि शासक थे कि व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे या वैज्ञानिक थे, उनके जीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, और जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखना है। ठीक है, प्रारंभिक काल में अगर हम लोग बात करें तो जो मानव था वो क्या था, तो वो कुशल संग्राहक था। प्रारंभिक काल में मानव को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो क्या करता था, तो वो जानवरों का शिकार करता था और उनका संग्रह करता था। ठीक है, तो आपसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक समय में मानव का स्वरूप क्या था, तो आप क्या कहोगे, प्रारंभिक काल में जो मानव का स्वरूप था
वो क्या था, वो कुशल संग्राहक था। वो जानवरों का शिकार करता था और उनको संग्रह करता था। ठीक है, कुशल संग्राहक था जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित है। प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करें तो जो मानव है उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो जंगलों में रहता था और जो चीजें उसके काम की होती थी उनका संग्रह करता था। जैसे जानवरों को मार के खाता था, तो जो खाता था वो तो ठीक है, और जो बच जाता था उसका संग्रह करता था कि आगे फिर जब भूख लगेगी तो खा पी लेंगे। इसके अलावा जंगलों में जो कंद मूल फल और बाकी चीजें मिलती थी, जो तो उन सारी चीजों को भी इकट्ठा करने का काम करता था। ठीक है, उनको भी इकट्ठा करने का काम करता था ताकि उनका भी भोजन कर सके। कुशल संग्राहक था। मानव अपने प्रारंभिक जीवन में कुशल संग्राहक था जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से क्या करते थे, यहीं से संग्रह किया करते थे तथा जानवरों का आखेट शिकार भी किया करते थे। अब एक प्रश्न आपसे जो सीटेट में पूछा जाएगा कि जो प्रारंभिक मानव है उस प्रारंभिक मानव का स्वरूप क्या था, तो आप क्या कहोगे, तो प्रारंभिक मानव जो था वो क्या था, वो आखेटक था। देखिए क्या था, तो प्रारंभिक मानव का स्वरूप क्या था, तो आप क्या कहोगे, आखेटक था, शिकारी था, और क्या था, और खाद्य संग्राहक था। दो चीजें याद रखिएगा। ठीक है, प्रारंभिक मानव का स्वरूप क्या था, तो आप क्या कहोगे, तो प्रारंभिक मानव जो है वो आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। ठीक है, शिकार करता था और चीजों को जो उसके लिए उपयोगी होती थी, खाने पीने की जो चीजें उपयोगी होती थी उनका संग्रह करता था। दूसरा जो प्रश्न बन सकता है कि वो खाता क्या था, तो आप क्या कहेंगे, तो वो अपने भोजन के लिए जड़ों का विभिन्न पौधों की जड़ों का इस्तेमाल करता था, फलों का इस्तेमाल करता था। ठीक है, इसके अलावा शिकार तो करता ही था। ठीक है, शिकार तो करता ही था और जंगल के अन्य उत्पादों का भी इस्तेमाल करता था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये आपको देखना है। अभी आगे मैं आप लोगों को मैप पर दिखाऊंगा और ये पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण है, जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया। अब एक प्रश्न सीटेट में आपसे कई बार पूछा गया कि मानव ने गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले कहाँ पर की। ये प्रश्न कई बार आपसे सीटेट में पूछा गया है कि मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती कहाँ पर की, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर, तो सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में मानव ने सबसे पहले क्या किया है, गेहूं और जौ की खेती की। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, और एक प्रश्न और बनेगा कि मानव ने जो गेहूं और जौ की खेती की वो कब की, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 8,000 ईसा पूर्व। ठीक है, मानव ने जो गेहूं और जौ की खेती की है वो कब की है, तो आप क्या कहेंगे, 8,000 ईसा पूर्व में की है, और कहाँ पर की है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। क्लियर है, तो जितनी चीजों को लिखता चल रहा हूँ उनको नोट डाउन करते चलिए और ध्यान पूर्वक सुनते चलिए। अगर इन जितनी चीजों को बता रहा हूँ उतनी चीजों को अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते चल रहे हैं और नोट डाउन कर लेते हैं, है ना, तो अब इसके बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं और सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बुक से जो है पूछे जाते हैं, और हम लोग टोटल एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि मानव ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत कब की, तो आप कहेंगे 8,000 ईसा पूर्व में। सबसे पहले किन फसलों को मानव ने उपजाया, तो गेहूं और जौ को उपजाया। कहाँ पर उपजाया, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ठीक है, इसके बाद मानव ने क्या किया, इसके बाद मानव ने पशुपालन भी करना शुरू किया। ठीक है, मानव ने क्या किया, कृषि की तो शुरुआत की ही 8,000 ईसा पूर्व में, और इसी के साथ उसने क्या किया, पशुपालन भी शुरू किया, और पशुपालन में उसने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, तो एक तो आपको ये हो गया कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां पर 8,000 ईसा पूर्व में मानव ने कृषि की शुरुआत की और सबसे पहले गेहूं और जौ की, ठीक है, खेती की। दूसरा आपको याद रखना है, उत्तर पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में भी मानव ने क्या किया, कृषि किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए कि और मानव ने कहाँ पर खेती की है, ठीक है, और आपसे मानव पूछा जाए कि मानव ने कहाँ पर खेती की है, तो देखो कहाँ कहाँ पर, तो एक तो आपका सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पर, तो सुलेमान पहाड़ी हो गया, यहाँ पर मानव ने कृषि की। फिर क्या हो गया, फिर आपका किरथर पहाड़ी हो गया। ठीक है, कहाँ पर, तो किरथर पहाड़ी हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो,
उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य पहाड़ी के, ठीक है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, ठीक है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में मानव ने क्या किया है, कृषि कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, उत्तर में, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर विंध्य पहाड़ी के उत्तर में मानव ने कृषि कार्य किया। ठीक है, अब एक प्रश्न बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं और जौ, तो गेहूं जौ को आप कहाँ पर कहोगे, आप कहोगे सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी में। ठीक है, और अगर आपसे चावल पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे चावल पूछा जाए तो चावल के लिए आप फिर क्या कहोगे, आप कहोगे विंध्य पहाड़ी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव ने चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे विंध्य पहाड़ी। आप देखिएगा यहाँ पर क्या करा, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। कहाँ पर, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर चावल की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में। ठीक है, तो सबसे पहले मानव ने चावल कहाँ पर उपजाया, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। आपसे पूछा जाए गेहूं और जौ मानव ने सबसे पहले कहाँ उपजाया, तो आप कहोगे सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। कब उपजाया, 8,000 ईसा पूर्व में। आपसे पूछा जाए मानव ने सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। क्लियर है। अब यहाँ पर मैप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैप में देखते हैं। मैप में देखोगे तो उत्तर पश्चिम में देखो, मान लो अगर हम लोग भारत को इस तरीके से विभाजित करते रहे, ठीक है, हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग भारत को इस तरीके से विभाजित कर देते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, तो ये वाला हिस्सा होगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सुलेमान पहाड़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपको किरथर पहाड़ी देखने को मिल रही है। और इस सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में 8,000 ईसा पूर्व में सबसे पहले मानव ने क्या किया है, सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की। ठीक है, 8,000 ईसा पूर्व में मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती जो है वो सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में करना शुरू किया। ठीक है, चावल की खेती अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए आपको विंध्य पहाड़ी देखने को मिलेगी और विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, ठीक है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में मानव ने सबसे पहले क्या किया, चावल की खेती शुरू की। ठीक है, मानव ने सबसे पहले चावल की खेती जो है वो कहाँ पर, विंध्य पहाड़ी की। ठीक है, और यहाँ पर आपको उत्तर पूर्व में ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, तो ये हिस्सा उत्तर पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व में यहाँ पर आपको गारो पहाड़ी दिख रही है, तो गारो पहाड़ी पर भी मानव ने कृषि की शुरुआत की। क्लियर है, ये सारी चीजें मैंने आपको मैप पर दिखा दी, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए सहायक नदियां। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, अब इसमें कई सारी नदियां आकर के मिल रही हैं, तो ये जो छोटी छोटी नदियां आकर के मिल रही हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, ये इस मुख्य नदी की सहायक नदी हो जाएंगी। जैसे गंगा मुख्य नदी है और गंगा में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती हैं, जैसे यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। तो ये सब क्या होती है, सहायक नदियां होती हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ है। ठीक है, जितनी चीजें लिखता चल रहा हूँ उन चीजों को आप बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो आरंभिक नगरों का जो विकास है, आपसे पूछा जाएगा आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपसे पूछेगा आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ है, आप कहेंगे 4700 वर्ष। दूसरा आपसे पूछेगा कि आरंभिक नगरों का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व में जो है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ है। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष हुआ। दूसरा जो प्रश्न आपसे बनेगा वो ये बनेगा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों की नगरों की गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे, तो आरंभिक नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ। कौन सी नदी के किनारे, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व हुआ। वहीं गंगा नदी के किनारे नगरों का जो विकास है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। गंगा के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था एक महाजनपद। मगध की अगर हम लोग बात करें तो मगध कहाँ पर था, तो मगध महाजनपद जो है ये गंगा नदी के दक्षिण में था और ये काफी शक्तिशाली था। ठीक है। मगध जो महाजनपद था ये बहुत शक्तिशाली था और इसने एक विशाल राज्य की स्थापना की। और इसने क्या किया, इसने देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही अनेक राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध कहाँ पर है, तो मगध आप क्या कहोगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे, तो मगध कहोगे आप गंगा घाटी में है। गंगा के कहाँ पर है, तो गंगा के दक्षिण में। ठीक है। कहाँ पर, तो गंगा के दक्षिण में मगध महाजनपद था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल में आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो एक देश से दूसरे देश की यात्राएं किया करते थे। ठीक है। यूरोप से जो है स्थल मार्ग से लोग एशिया महाद्वीप में भारत आ रहे हैं, तो भारत से बहुत सारे लोग हैं जो क्या हो रहा है, जो चाइना की तरफ जा रहे हैं, जो चाइना जा रहे हैं, रोम जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों की यात्राएं कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में लोग जो हैं वो क्या करते थे, लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्राएं करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा बहुत जोखिम होती थी। प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करें हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं तो होती नहीं थी। ठीक है, कि हम आसानी से जो है जहां तक हमको जाना हो वहां तक हम पहुंच जाए। तो प्राचीन काल में तो ऐसा होता नहीं था। तो प्राचीन काल में जो लंबी लंबी यात्राएं करते थे तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों और जोखिमों का, ठीक है, सामना करना पड़ता था। उन्हें पर्वतों के से गुजरना पड़ता था, पहाड़ियों से, रेगिस्तानों से, बाढ़ के समय में नदियों को पार करना पड़ता था। तो बहुत सारी यात्राओं को करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो लोग यात्राएं करते थे। ठीक है। कभी लोग काम की तलाश में, कभी क्या होता था, कभी कभी लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कभी कभी जो सेनाएं होती थी, राजा की जो सेनाएं होती थी, तो वो क्षेत्रों को जीतने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ठीक है। कभी कभी यात्री जो व्यापारी लोग होते थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करते थे। तो कभी कभी जो धार्मिक गुरु होते थे वो लोग शिक्षा शिक्षा देने के लिए या फिर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं किया करते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी क्या करते थे, तो वो यात्राएं किया करते थे। तब आपसे प्रश्न क्या बनेगा, आपसे प्रश्न ये बनेगा कि प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा क्यों करते थे। प्रश्न आपसे ये बनेगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं क्यों किया करते थे। तो क्यों करते थे, तो आप कहोगे काम की तलाश में यात्राएं करते थे। दूसरा क्या कहोगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं करते थे। तीसरा आप कहोगे राजा के जो सैनिक होते थे वो क्षेत्रों को जीतने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं किया करते थे। इसके अलावा आप कहोगे जो व्यापारी होते थे तो वो अपने व्यापार के लिए, ठीक है, अपने काफिले के साथ एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे वो शिक्षा देने के लिए और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी यात्राएं करते थे। और कुछ लोग होते थे जो नए क्षेत्रों की खोज करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किया करते थे। जैसे वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, ठीक है, समुद्री यात्रा की और भारत के समुद्री मार्ग को खोज निकाला। ठीक है। कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री मार्ग को खोज निकाला। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनके माध्यम से क्या होता था, जिनके माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं किया करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिएगा, ठीक है, जितनी चीजों को हाईलाइट मैंने किया उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में वहीं से बनेंगे। जितनी चीजों को हाईलाइट किया बस उन्हीं चीजों को आपको दोहराना है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है, और ईरान, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आ सकते हैं, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप क्या कहोगे, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो ये क्या है, तो ये दक्षिण एशियाई देश है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप दक्षिण एशिया में क्या कहोगे, तो दक्षिण एशिया में कहोगे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब दक्षिण एशिया में आते हैं। बाकी अफगानिस्तान, चीन,
म्यांमार, ये सब क्या है, तो ये सब भी थोड़े से पड़ोसी देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईरान तो थोड़ी दूरी पर हो जाएगा, बाकी अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार जो है ये पड़ोसी देश है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण एशिया है उसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महाद्वीप से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ पर एक विशाल जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर तो आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से क्या हो रहा है, इनके माध्यम से जानकारियां भी आदान प्रदान हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज, जैसे मान लीजिए ग्रीस, यूनान से बहुत सारे लोग भारत आ रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें यूनानियों से सीखी और यूनानियों ने भी बहुत सारी चीजें हमसे सीखी। चीनी यात्री भारत में आए तो उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और हमने चीनियों से बहुत कुछ सीखा। तो इस तरीके से जो विचार है, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, संस्कृतियों का, विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आपसे ये बन जाता है कि इंडिया, इंडिया शब्द का प्रयोग, ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक है, तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, और ये जो इंडिया शब्द है ये इंडस से निकला है। ठीक है, इंडिया शब्द किससे निकला है? तो इंडिया शब्द जो है ये इंडस से निकला है, और जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? तो जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडस कहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे यूनानियों ने। ठीक है, किसने? तो आप कहेंगे यूनानियों ने और ईरानियों ने। ठीक है, यूनानियों और ईरानियों ने सबसे पहले इंडिया के लिए क्या किया है? इंडस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न एक आपका बन जाता है, भूलिएगा मत, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे यूनानियों या ईरानियों ने। इंडिया जो है इंडस शब्द से निकला है और इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ऋग्वेद में भी अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद की आपसे डेट पूछी जाती है। ऋग्वेद की जो तिथि है वो क्या है? तो आप क्या कहोगे? तो ऋग्वेद की जो तिथि है वो है लगभग 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद की आपसे तिथि पूछी जाती है, तो तिथि क्या है? तो लगभग 3500 वर्ष पूर्व है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें कि अतीत के बारे में हमको जानकारियां कैसे प्राप्त होती हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हमको जानकारियां कैसे प्राप्त होती हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ठीक है, तो अतीत के बारे में जो चीजें बीत गई हैं, बीते हुए कल के विषय में हमको जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? एक तो इस तरीके से प्राप्त हो सकती है कि उसके विषय में जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों को पढ़ा जाए। ठीक है, ये पुस्तकें जो होती हैं ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? हाथ से लिखे होने के कारण ये क्या कहती हैं? ये पांडुलिपि कहलाती है। ठीक है, अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से। ठीक है, तो प्राचीन काल में हाथ से जो चीजें लिखी जाती थी, ठीक है, हाथ से जो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, हाथ से जो चीजें लिखी गई है उन्हें पांडुलिपि कहा गया है। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट कहा गया है। और ये पांडुलिपियां कहाँ पर लिखी जाती थी? तो ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तैयार किए गए भोजपत्र पर। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनेंगे? प्रश्न ये बनेगा आपका कि जो पांडुलिपियां हैं ये कहाँ पर लिखी जाती थी? जो पांडुलिपि होती थी तो ये कहाँ पर लिखी जाती थी? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे ताड़पत्रों पर। पांडुलिपियां कहाँ पर लिखी जाती थी? तो आप कहोगे ताड़पत्रों पर। ठीक है, या फिर कहेंगे भोर्ज नामक वृक्ष की छाल पर। ठीक है, कौन सी? तो भोर्ज वृक्ष की छाल पर। ठीक है, पांडुलिपि कहाँ पर लिखी जाती थी? तो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, और जो भुर्ज वृक्ष होता था इसकी छाल पर। दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि जो ये भुर्ज वृक्ष है ये आपको कहाँ पर मिलता है? ये कहाँ पर मिलेगा? तो आप कहोगे हिमालयी क्षेत्र में। भुर्ज वृक्ष आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे हिमालयी क्षेत्र में आपको भुर्ज वृक्ष देखने को मिलेगा। ठीक है, पांडुलिपियां तो ताड़पत्रों पर,
ताड़पत्रों पर या फिर भुर्ज वृक्ष की छाल पर हाथों से लिखी गई जो कृतियां होती थी उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। भुर्ज के वृक्ष जो है वो आपको कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें प्रश्न आपसे बनता है। यहाँ पर देखिएगा पांडुलिपियां जो है तो ये क्या होती थी, तो ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई एक ऐसी पांडुलिपि। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भुर्ज के वृक्ष की छाल से बनी हुई भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी हुई है और इस पर जो है ये पांडुलिपि आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पांडुलिपि को हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है, जो ये पांडुलिपि होती है, ये ताड़पत्रों पर या फिर भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। और भुर्ज के वृक्ष आपको कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, भुर्ज वृक्षों की छालों पर और जो ताड़पत्रों पर जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी, तो उनके साथ भी समस्या ये होती थी कि उनको कीड़े मकोड़े खा लेते थे या फिर बरसात में सड़ गल करके वो नष्ट हो जाती थी। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या थी कि पांडुलिपियां जो लिखी जाती थी बड़ी मेहनत करके, तो एक तो उन पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी, फिर उनके साथ समस्या होता था कि उनमें कीड़े लग जाते थे, दीमक लग जाते थे या फिर बरसात में सड़ गल करके वो नष्ट होने लगती थी। तो ऐसे में पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता था। और सुरक्षित कहाँ पर रखा जाता था, तो आप कहोगे मंदिरों और विहारों में। तो अगला जो प्रश्न आपका बनेगा वो ये बनेगा कि जो पांडुलिपियां हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, इनको सुरक्षित कहाँ पर रखा जाता था, तो आप क्या कहेंगे, तो इनको मंदिरों में और विहारों में सुरक्षित रखा जाता था। जो पांडुलिपियां होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी, तो इनको कहाँ पर सुरक्षित रखा जाता था, तो आप कहोगे मंदिरों और विहारों में। और जो ये पांडुलिपियां होती थी, अगला जो प्रश्न बनेगा, किन पांडुलिपियों में किसका उल्लेख होता था, पांडुलिपियों में किसका उल्लेख होता था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं का, व्यवहारों का, राजाओं के जीवन का, औषधियों का, विज्ञान का आदि चीजों का उल्लेख होता था। आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, जो पांडुलिपि होती थी, उसमें किसका उल्लेख होता था, क्या लिखा जाता था, तो आप कहोगे धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा जाता था कि हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या है, राजा का जीवन कैसा है, औषधियां कैसी हैं, विज्ञान कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें से संस्कृत में लिखे हुए, ठीक है, क्या होगा, तो बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, जो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आपको संस्कृत में लिखे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ आपको प्राकृत और तमिल में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर एक प्रश्न आपका आपका बनता है कि जो पांडुलिपियां हैं, तो पांडुलिपियों की भाषा कौन कौन सी है, तो आप क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे संस्कृत में भी आपको पांडुलिपि देखने को, मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे, प्राकृत में भी आपको देखने को मिलेंगे और तमिल में भी आपको पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका बनेगा, अगला जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा क्या थी, तो आप क्या कहोगे, तो प्राकृत भाषा जो है वो आम लोगों की भाषा थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आम लोग जो हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे प्राकृत भाषा का। सामान्य लोग जो है वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें, अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। एक तो पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं। ठीक है, एक तो पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जिनके माध्यम से हमें प्राचीन काल के राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है अभिलेखों का अध्ययन करके। अभिलेखों के अध्ययन से भी हम प्राचीन काल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेख जो होते हैं ये कहाँ पर, तो ये पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर लिखे जाते थे। ठीक है, क्या होते थे, तो ये जो जो अभिलेख होते थे, इनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। ठीक है, क्या करते थे, इनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था और ये पत्थर और धातु जैसे कठोर सतह पर लिखे जाते थे। और इनमें भी क्या होता था, इनमें भी कभी कभी शासक और उनके आदेशों का उल्लेख होता था, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। जैसे भारत में अशोक ने करवाया था, अशोक के बहुत सारे आपको पत्थरों पर शिलालेख देखने को मिलेंगे, पत्थरों पर शिलालेख, अभिलेख देखने को मिलेंगे, जिसमें अशोक ने अपने आदेशों का उल्लेख कराया। और हमको पता चलता है कि इन शिलालेखों के माध्यम से अशोक के शासन काल के विषय में, उसके आदेशों के बारे में, उसकी राजकीय नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार क्या होता है कि राजा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी राजा रानी के अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुषों के भी कार्यों की जानकारी इन शिलालेखों के माध्यम से मिलती है। कई बार तो जो राजा युद्ध करते थे, तो उन युद्धों का उल्लेख भी इन शिलालेखों से मिलता है, जैसे अशोक के
शासनकाल का 13वां शिलालेख, ठीक है, अशोक के शासनकाल का 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि शिलालेखों से हमको किसकी किसकी जानकारी मिलती है। तो शिलालेखों से हमें राजाओं के जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो स्त्री पुरुष हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजाओं ने जो युद्ध लड़े हैं, ठीक है, जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनकी भी जानकारी मिलती है। दूसरा प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि जो अभिलेख है, इन अभिलेखों का उत्खनन क्यों करवाया जाता था, ताकि अभिलेखों का उत्खनन क्यों करवाया जाता था, इसलिए करवाया जाता था ताकि लोग राजाओं के आदेशों को पढ़ सकें, समझ सकें, उनका पालन कर सके। राजा अपनी नीतियों का प्रचार करने के लिए, लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए अभिलेखों का निर्माण करता था, ठीक है। और अभिलेख कहाँ पर, तो अभिलेख जो होते थे, जो इंस्क्रिप्शन होते थे, ये पत्थर अथवा धातुओं की कठोर सतह पर लिखा जाता था। जबकि जो पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है, वो ताड़पत्रों पर या फिर कहें भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और आपको देखने को मिलेगा। लगभग 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, आरमाइक नामक दो भिन्न शैलियों भाषाओं में है, ठीक है। अब आपसे यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा शिलालेख है जिसमें दो भिन्न लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कौन सा शिलालेख है, कहाँ से वह शिलालेख प्राप्त हुआ है जहाँ पर दो विभिन्न लिपियों और शैली भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, अफगानिस्तान से, ठीक है। वह अभिलेख हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर आरमाइक, ठीक है, क्या हो रहा है, वह अभिलेख हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है जहाँ पर यूनानी और आरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो क्या कहेंगे, तो अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हमको एक शिलालेख प्राप्त हो रहा है जिसमें दो भिन्न भिन्न लिपियों और भाषाओं का प्रयोग किया गया, यूनानी और आरमाइक। तो ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट में पूछा जाएगा, ऐसे ही अच्छे से पढ़ना है। जितनी चीजों को हाईलाइट किया, बस वही चीजों को, बस उतनी चीजों को आपको रट डालना, उसके बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद। आपसे सीटेट में प्रश्न पूछा गया कि पुरातत्वविद कौन होता है। पुरातत्वविद कौन होता है, पुरातत्वविद कौन होता है, तो पुरातत्वविद वो होता है जो प्राचीन काल में पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का जो अध्ययन करते हैं, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का अध्ययन करते हैं, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में जो औजारों का, हथियारों का, प्राचीन काल में जो औजारों का, हथियारों का, बर्तनों का, आभूषणों का, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का, चित्रों का, मूर्तियों का जो अध्ययन करते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं जो है पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी होती है, कुछ कठोर, कुछ जल्द नष्ट होने वाली होती हैं। तो इन सब चीज़ों का, साथ ही साथ जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि प्राचीन काल के मानव लोग क्या खाते पीते थे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, इतिहासकार किन्हें कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो बीती हुई बातें हैं, जो चीजें बीत गई हैं, जो अतीत है, जो पास्ट है, जो पास्ट का अध्ययन करते हैं, वो इतिहासकार कहलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लोग हैं, तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले जो वहाँ के निवासी हैं, तो वो अपना भोजन कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, तो क्या कहेंगे, तो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लोग हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, तो ये प्रश्न भी आपका सीटेट में बन सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, देखो प्राचीन काल में क्या होता था। प्राचीन काल में आपसे एक प्रश्न बन सकता है
कि हमको राजा रानियों के तो अभिलेख मिलते हैं, लेकिन हमें सामान्य लोगों के अभिलेख नहीं मिलते हैं। सामान्य लोगों के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिलती। कारण क्या है कि देखो, राजा रानियों के पास अपने काफी पैसा हुआ करता था। राजा रानी लोग अमीर हुआ करते थे, तो अपना इतिहास लिखने के लिए दो चार लोगों को रखे रहते थे। ठीक है, वो लोग पत्थरों पर शिलालेख और अभिलेख जो है खुदवाते थे। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता था, जो सामान्य लोग होते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपना डायरी लिखें, अपने इतिहास लिखें और अपने इतिहास लिखने के लिए दो चार लोगों को अपने अगल बगल नियुक्त करें। यही कारण है कि हमें सामान्य जन के विषय में उतनी जानकारी नहीं मिलती जितनी राजाओं के विषय में मिलती है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या होगा, हम उन शासकों शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिलता है। जबकि वहीं शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, जो सामान्य लोग होते थे वो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो डायरी मेंटेन करें या फिर अपना इतिहास रखने लिखने के लिए, अपने बारे में लिखने के लिए दो चार लोगों को रखें। ठीक है, तो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक लोग जो हैं, तो वो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और यही कारण है कि उनके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है राजाओं की अपेक्षा। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होती है ईसा पूर्व। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है ईसा पूर्व और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ईसवी। ठीक है, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईसवी। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की चीजें। ठीक है, क्या होगा, तो ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो चीजें हैं वो ईसा पूर्व होंगी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो चीजें होंगी, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो ईसवी होंगी। ठीक है, ईसा मसीह के पूर्व की जो घटनाएं होंगी उनको हम लोग ईसा पूर्व कहेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं होंगी वो क्या होंगी, वो ईसवी कहलाएंगी। ठीक, अब इस ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, इस ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है। बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व की जो चीजें हैं वो ईसवी ईसा पूर्व होती हैं। ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो चीजें होती हैं वो हम ईसवी में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बीसी भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं, बीपी कहते हैं, बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, तो बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीपी कहते हैं, बिफोर प्रेजेंट कहते हैं, और बीसीई कहते हैं, बिफोर कॉमन इरा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो बिफोर कॉमन इरा भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ईसवी को हम लोग क्या कहते हैं, एडी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, मतलब ईसा के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग एडी से, ठीक है, और क्या करते हैं, और सीई कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सीई कहते हैं, कॉमन इरा कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉमन इरा कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इनको आपको समझना है, याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे तो अंग्रेजी में बीसी, बीसी हिंदी में ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, मतलब ईसा से पूर्व की चीजें। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको एडी देखने को मिलेगा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ईसा के जन्म के बाद की। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से या फिर उनके जन्म के बाद की चीजें। एडी की जगह पर आपको क्या होगा, सीई देखने को मिलेगा। एडी की जगह पर आपको क्या होगा, तो सीई देखने को मिलेगा। सीई का अर्थ क्या होता है, तो सीई का अर्थ होता है कॉमन इरा। ठीक है, क्या होता है, सीई का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, तो कॉमन इरा होता है। ठीक है, जबकि बीसी की जगह पर बीसीई का फुल फॉर्म, ठीक है, बीसी का अर्थ होता है बिफोर जो है क्राइस्ट, और बीसीई का अर्थ क्या होता है, तो बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। ठीक है, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का होता है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये होगा। ठीक है, और सीई अक्षरों का प्रयोग, सीई का प्रयोग कॉमन इरा के लिए तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का भी प्रयोग होता है। बीपी का अर्थ क्या होता है, तो बिफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, तो बिफोर प्रेजेंट। तो बीसी कहे, बीपी कहे, बीसीई कहे, एक ही बात है।
AD कहे या फिर CE कहे, ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा, आपसे पूछा जा सकता है रोसेटा क्या है, तो जानवर का नाम है, कस्बे का नाम है, शहर का नाम है, नदी का नाम है, ठीक है, नृत्य संगीत का नाम है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो रोसेटा जो है तो ये एक कस्बा है, कहाँ का है, तो मिस्र का है, ठीक है, रोसेटा नामक एक कस्बा है, कहाँ का, मिस्र का है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों वाला एक शिलालेख या फिर लेख मिला है। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन सकता है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन सकता है कि भिन्न भिन्न 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों वाला एक शिलालेख जो है वो रोसेटा नामक कस्बे से मिला है। और ये कस्बा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मिस्र में, ठीक है, कहाँ पर, मिस्र में। या फिर कहेंगे मिस्र में कौन सा स्थान है जहाँ से तीन भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों वाला एक कस्बा मिला है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे रोसेटा। और आपसे क्या कर सकता है, और आपसे यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा और लिपियों के नाम भी पूछ सकता है, तो आप क्या कहेंगे, तो यूनानी है और मिस्री, ठीक है, कौन सी, तो यूनानी और क्या हो जाएगा, और मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में से है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये पहला चैप्टर था और पहले चैप्टर से ये इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। ये पहले चैप्टर को आज हम लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक के पहले चैप्टर को कवर किया है और यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब को मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने का काम किया है। जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया उन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर क्लास को फिर से देखते हुए सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से प्रश्न और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली जो हम लोग की क्लास होगी वहाँ पर हम लोग इसके क्लास 6 की एनसीईआरटी के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से आपके सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी से सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक है। आप यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर इस बुक में अगर हम लोग बात करें क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक में फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर आपको एक देखिए ये प्रश्न आपके यहाँ पर ये प्रश्न आपके सीटेट में पूछा गया है और आपको मिलान करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो नर्मदा नदी घाटी, तो नर्मदा नदी घाटी में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो आखेटक और मानव का प्रारंभिक जीवन जो है नर्मदा नदी घाटी से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर मानव क्या है, तो आखेटक और संग्रहण था, ठीक है। गंगा नदी घाटी के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हो रहा है, तो प्रथम नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे यहाँ पर देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है वो 47 ईसा पूर्व में आपको प्रथम नगर आपको कहाँ पर, सिंधु नदी, ठीक है। गंगा नदी घाटी की बात करेंगे तो गंगा नदी घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के लगभग गंगा नदी की घाटी के किनारे क्या हो रहा है, नगरों का निर्माण हो रहा है, तो ये देखिएगा, ठीक है। फिर मगध अगर हम लोग बात करें तो मगध क्या है, तो ये पहला बड़ा राज्य था और गारो पहाड़ी में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रही है, आरंभिक कृषि हो रही थी। ये सीटेट का प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण तिथियां दी गई तो ये इनको भी आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन सकता है कृषि का आरंभ कब हो रहा है, तो 8000 ईसा पूर्व में कहाँ पर हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में गेहूं और जौ की खेती हुई। चावल की खेती की बात होगी तो चावल की खेती के लिए आप क्या कहोगे, तो चावल की खेती के लिए आप कहोगे विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, ठीक है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में और गारो पहाड़ियों में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा आरंभिक नगर, तो आरंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाएगा गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे जो है सीटेट में पूछे गए और ऐसे बनेंगे। तो ये आज पहला चैप्टर था और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।